Hello everyone. Today we are here with Mr. Vikas Shingari, the branch manager of Oriental Bank of Commerce. Hello sir. Hello. Sir, as you know that we have all gathered here, we the team of UPS, Mr. Varun Gupta and Manisha Saxena. We have gathered here to gain information regarding the impact of the interest rate on the economy. So we would like to ask some questions from you regarding it. So sir, I would like to ask you the first question of mine is that what are the reasons behind the fluctuations in the interest rate? Ma'am, there are various reasons that determine the interest rate fluctuation. First of all is अभी जो हमारे current scenario is inflation. Inflation is basically the bone of content between the government and the public. Inflation is increasing every day. आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे कि आज तक अभी डबल डिजिट में पहुंच गया है. So recently I have checked that the inflation has come down to a single digit, that is 9 point something %. Okay. तो it depends upon, मतलब जैसे अभी आपका 10% है. बेसिकली इन्फ्लेशन कैसे चेक करते हैं? वी चेक फ्रॉम द होलसेल प्राइस इंडेक्स. होलसेल प्राइस इंडेक्स जो होता है वो प्रीसीडिंग क्वार्टर का लिया जाता है ऑलवेज. लाइक इफ वी आर लुकिंग इन द थर्ड क्वार्टर तो वी विल सी द होलसेल प्राइस इंडेक्स फॉर प्रीवियस क्वार्टर. तो उसका इफेक्ट जो है आने वाले क्वार्टर पे होता है. तो अगर वहाँ पे 9% है या 8% या 7% है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो इन्फ्लेशन है हमारा डाउन हो रहा है एट प्रेजेंट. देयर आर सर्टेन रिप्लिकेशन वो ओवर द टाइम हमें पता लगता है इकोनॉमी में क्या इसके है, मतलब करना है. उसके बाद ही इनको डिसीजन लेते हैं. ऐसा नहीं है कि आज आपका 8% हो गया तो एवरी नाउ एंड देन यू कैन नॉट रिवाइज द इंटरेस्ट रेट ना. बहुत सारी देयर वेरियस इशूज रिलेटेड टू इट. तो वो एक टाइम लग जाता है उसके साथ और उसके बाद ही हम जो है कोई डिसीजन लेते हैं. इकोनॉमी जनरली फाइनेंस मिनिस्टर तभी डिसीजन लेते हैं, आरबीआई से गवर्नमेंट होता है इंटरेस्ट रेट, तभी गवर्नमेंट डिसीजन लेते हैं कि कैसे उसको वॉच ओवर द पीरियड वॉच करना है. ये है सीन. So how we define the inflation rate, because as the inflation rate comes down in a single digit, but until then the price of the commodity are increasing. So on what factors that the inflation rate we calculate? वही ना, देयर न्यूमरस नंबर ऑफ फैक्टर्स. लाइक मैंने बताया होलसेल प्राइस इंडेक्स है इंडेक्स, ठीक है, जिसमें आपकी बेसिक एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं वो डिटरमाइन करती हैं कि आपका इन्फ्लेशन किस तरफ जा रहा है. और भी वेरियस फैक्टर्स हैं, बैंक रेट हैं, ये हैं, पेट्रोल प्राइसेस हैं, विच जो फ्यूल करती हैं इन्फ्लेशन को. तो इन सब चीज़ों को कंपाउंडेडली जो है हमारा रेट ऑफ इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं. So my next question is that how these the fluctuations impact the economy, that interests are increasing recently, interests are increasing at a great rate, so how it impact the economy and in which sector it basically affects? देखो, बेसिकली इंडियन इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ वेरियस सेगमेंट, जैसे सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है. तो राइजिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट मीन्स राइजिंग कॉस्ट फ्रॉम द बैंक्स टू बोरो, जिसे आप बॉटम लाइन कहोगे. इफ़ यू टेक अ लोन फ्रॉम बैंक जो अभी 12% पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% इंक्रीज है, जनरली बैंक भी अपने सारे रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर देते हैं. 13% 14% होता है, जो कि हमारा ग्रोथ विच इज़ कंसिडर द ग्रोथ इंजन MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, वो सबसे ज़्यादा इसमें हिट होते हैं. क्योंकि बड़े कॉर्पोरेट्स तो जनरली 1% का फ्लक्चुएशन दे जस्ट उनका क्वेश्चन हो जाता है. लेकिन जो हमारे ग्रोथ इंजन है, जो MSME सेक्टर है, दे आर द वर्स्ट अफेक्टेड पार्ट. उन लोगों को 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट भी, बेसिकली उनके कैपिटल के इश्यूज़ रहते हैं, फाइनेंसिंग के इश्यूज़ रहते हैं. और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई हो गया तो प्रॉफिटेबिलिटी डाउन हो जाती है, उनको नेट प्रॉफिट उनका हिट होता है. तो वो जो है हमारा मेजर पोर्शन जो है वो इफेक्ट आता है. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा इज़ द वर्स्ट हिट. एक्सपोर्ट भी हिट होता है हमारा. तो इम्पैक्ट जो है इकोनॉमी में ओवरऑल है, वेदर इट्स मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज, एवरीवेयर राइजिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट का इफेक्ट पड़ता है. सो राइजिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो इम्पैक्ट है वो अच्छा होता है या बुरा होता है? मैम, इट डिपेंड्स. जैसा कि अब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है इन्फ्लेशन को कर्व करने के लिए है, तो इट एक एट अ पॉइंट कि वो जा कर के इन्फ्लेशन पे भी हिट करता है. तो इन जो लिक्विडिटी है हमारी सरप्लस है वो कर्व हो जाती है, मार्केट में पैसा श्रिंक होता है, इन्फ्लेशन डाउन आता है. इन्फ्लेशन इज बेसिकली डीवैल्यूएशन ऑफ मनी, तो वो उसको वो कर्व कर देता है, वहीं पर रोक देता है. तो उसके कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव भी हैं. तो ये एक तो वन हैंड तो यू आर कर्बिंग द इन्फ्लेशन, ऑन द सेकेंड हैंड आपके जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैं और जो दूसरे आपके अलाइड्स एक्टिविटीज़ हैं वो सब ऐसे. So generally people are from the middle class. तो अगर इंटरेस्ट रेट थोड़ा भी अगर बढ़ता है तो फिर उनको तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. Still अभी रिसेंटली कितनी
बार रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट सब इंक्रीज हुए हैं, उसके बाद भी तो लोग तो लोन लेने से मतलब उनको तो थोड़ा होगा ना, लोन नहीं लेना चाहेंगे फिर इंटरेस्ट इंक्रीज कर रहा है तो। मैम ऐसा होता है कि बेसिकली हमारा जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो अगर हमारी बोरिंग फंड्स की जो हमारी कॉस्ट बढ़ती है तो बैंक्स का क्या करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट उन FDR भी बढ़ता है। एक तो जो लोन लेते हैं वो तो हिट करते हैं, लेकिन जो लोग सेव करते हैं उन लोगों को फ़ायदा भी होता है। आज रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10%, 10.25, 10.50% है FD पे, वो पहले कभी नहीं था। लेकिन रेट पे ऑन द अदर हैंड 14.25% है, 15% है, जो पहले कभी नहीं था। तो इट हैज़ अ डबल इम्पैक्ट, कहीं वो किसी को फ़ायदा देता है, कहीं किसी को नुकसान भी होता है। लेकिन जो बेसिक नीड होती है मिडिल मैन की, एज यू टॉक्ड अबाउट, मिडिल मैन इज बेसिकली उनके लिए तीन चीज़ ज़्यादा, रोटी कपड़ा और मकान, ये तीन चीज़ों में ज़्यादातर वो इन्वॉल्व रहते हैं। इंडस्ट्री कोई मिडिल मैन नहीं लगाता। तो उसमें ऐसा होता है कि जो हाउसिंग रेट ऑफ के जो हाउसिंग लोन के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बेसिकली दीज आर गवर्न बाय द RBI, वो जनरली लोअर साइड ही रहते हैं। 9% है, 10% है, 10 से ज़्यादा 11 आ जाएगा, 1-8%। ऐसे नहीं कि 17 टाइम्स द रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवाइज बाय द RBI। तो हाउसिंग लोन पर भी 17 टाइम रिवाइज होता है। कन्वेंशनल लोन्स और लोन्स पे तो हो जाता है, कमर्शियल रियल एस्टेट वगैरह पे, लेकिन हाउसिंग पे ऐसा कोई इम्पैक्ट आता नहीं है जल्दी से। 1-2% का कुशन जो है वो अपना गवर्नमेंट बना के चलती है। इंटरेस्ट सब्सिडी है, देयर इज अ 1% इंटरेस्ट सब्सिडी इन हाउसिंग लोन अप टू 15-15 लाख रुपीज़। गवर्नमेंट 1% इंटरेस्ट सब्सिडी भी दे रही है टू ईज आउट दैट प्रेशर। तो वो मिडिल मैन को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करता है। ऑब्वियसली बात है 0.25-0.5% का इम्पैक्ट है, लेकिन ऑन अ लॉन्गर रन ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता। बेसिकली हाउसिंग लोन जो होते हैं या व्हीकल लोन जो होते हैं, दे आर फॉर अ लार्जर लॉन्गर पीरियड, 20 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स डाउन द लाइन। तो वो जब ईज आउट होता है वो प्रेशर, तो फिर वो वापस नीचे भी आ जाते हैं। So, how does this interest rate affect the circular flow of money in the economy? इंटरेस्ट रेट मीन्स बोरोइंग कॉस्ट विच बैंक्स बोरो फ्रॉम द RBI। अगर बैंक को, मान लो बैंक है, उसने RBI से पैसा उठा लिया है, तो ऑब्वियसली बात है वो आगे रेट ऑफ इंटरेस्ट को ज़्यादा हाई करेगा। तो लिक्विडिटी जो होती है ना मार्केट में, कर्व होती है, मार्केट से बैंक से पैसा निकल के मार्केट में कम आता है, कम लोन प्रपोजल्स होते हैं, कम मार्केट में फ्लो होता है। दूसरा है रेट ऑफ इंटरेस्ट FDs पे बढ़ जाते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, मार्केट से सारा पैसा निकल के बैंक्स की तरफ आता है। जो So does it always have a negative impact on the economy, or does it create a positive to some नहीं, extent? पॉजिटिव तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इन्फ्लेशन पे तो होता ही है। अगर आपका डीवैल्यूएशन में मनी हो रहा है तो इम्पोर्टर्स को सबसे ज़्यादा नुकसान है। जैसा आपने देखा रुपी स्लाइड हो रहा है, ठीक है ना, इम्पोर्टर सबसे ज़्यादा हिट हो रहे हैं। IOC का वो स्टेटमेंट आ रहा है कि हमारा 200 करोड़ का नुकसान हो रहा है, 250 करोड़ का नुकसान हो रहा है, फॉरेन एक्सचेंज लॉसेज हो रहा है, बाहर पैसा रेमिट हो जा रहा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं तो इम्पैक्ट आएगा इसका, कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव भी है। So, sir, there are any measures through which we can control the interest rate? इंटरेस्ट रेट का मेजर, बेसिकली इंटरेस्ट रेट इज देयर टू कंट्रोल अदर थिंग्स। No, like the government launches certain kind of schemes, or there is some kind of things. These are called as tools, as we have studied. So और टूल्स these है are, ना there are some बेसिकली, tools which control. अब बेसिकली ऐसा है कि आपका कुछ तो मार्केट डिटरमाइंड हो जाते हैं इंटरनेशनल। जैसे अब क्रूड में है, रेट बढ़ रहा है, यू कैनॉट मतलब डू एनीथिंग। सब्सिडीज दे देती हैं गवर्नमेंट, उसको थोड़ा सा ऑयल सब्सिडी हो गई तो आपका उन्होंने रेट ऑफ वो नहीं बढ़ाया, क्रूड का पैसा नहीं बढ़ा, पेट्रोल भी नहीं बढ़ा, तो इन्फ्लेशन ठीक है, महंगाई कम हो गई। और इसी तरीके से वो है। So, the prices of crude oil has been come down. If you check the data, it has been come down. It has been fallen more than 20 to 30%. Brent crude oil, which is from UK, which is for UK. But until the price of the petrol and the kerosene or the diesel was not government. UK तो बेसिकली इज नॉट अ ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री। जितनी भी हमारी OPEC कंट्रीज हैं दे आर ऑयल प्रोड्यूसिंग, वही सारा मार्केट डिटरमाइन होता है क्रूड का। लेकिन अब ऐसा होता है कि मान लो आपका प्राइस नीचे आया, 10% से नीचे आ गया, लेकिन गवर्नमेंट ऑलरेडी इतनी ज़्यादा सब्सिडी बर्डनड है। जो आपका जैसे LPG का सिलेंडर है वो गवर्नमेंट को 550 रुपये कॉस्ट होता है, आपको 350 रुपये मिल रहा है। अगर 10% को 30-40 रुपये 50 रुपये नीचे भी आता है तो गवर्नमेंट का सिर्फ सब्सिडी का बिल कम होता है उससे। वही होता है, गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा लॉसेज ही लगते हैं। लॉसेज जितना गवर्नमेंट के कम हो जाए, गवर्नमेंट ये चाहती है कि लॉसेज में What is reverse repo rate and repo rate, and how RBI decided that how much it should increase reverse repo rate or repo rate? रेपो रेट इज बेसिकली
बैंक्स की मैं अभी टेल यू द बेसिक स्ट्रक्चर। बैंक्स की जब लिक्विडिटी मिसमैच होता है, व्हाट वी हैव टू बोरो एंड व्हाट वी हैव टू पे टू द पब्लिक, व्हाट वी हैव एंड व्हाट वी हैव टू पे टू द पब्लिक बेसिकली। तो बैंक क्या करता है, एक उनका एक वो रहता है रिजर्व बैंक पे जाता है लोन लेने के लिए, दैट इज एट द रेट एट विच द रिजर्व बैंक लेंड टू द बैंक इज नोन एज रेपो रेट। ठीक हो गया। और रिवर्स रेपो रेट वो होता है कि जब बैंक के पास सरप्लस मनी आ जाती है, वो बैंक आगे पे जाता है रखने के लिए, तो वो बैंक को कुछ इंटरेस्ट देते हैं उसको, दैट इज नोन एज रिवर्स रेपो रेट। अब ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं, ये बेसिकली अफेक्ट्स द लिक्विडिटी इन द मार्केट। ठीक है, आपका रिवर्स रेपो रेट बढ़ गया, आपका रेट ऑफ बैंक क्या करते हैं, पैसा उठा करके आरबीआई में जमा करा देते हैं, मार्केट से पैसा निकल के आरबीआई में चला जाता है, लिक्विडिटी कम हो जाती है, इन्फ्लेशन होती है, वो ठीक ठाक हो जाता है। दीज आर द बेसिकली टू। व्हाट इज सीआरआर? मैम सीआरआर बेसिकली कैश रिजर्व रेशियो। एक एंट्री वेरीफाई करनी मैम ऐसा होता है कि हर एक बैंक को अपना कुछ पोर्शन ऑफ द कैपिटल टीयर 1 टीयर 2 कैपिटल जो है आरबीआई के पास रिजर्व में रखना होता है, दैट इज नोन एज सीआरआर। मतलब कुछ लिक्विडिटी बफर बनाने के लिए कुछ पोर्शन ऑफ द कैपिटल वी हैव टू कीप इट विद द आरबीआई, डिपेंडिंग ऑन द टीयर 1 टीयर 2। It is based on the, so basically based on the rate which capital depends upon the capital, 7%, 8% जो भी है उसका which is fixed CRR by the RBI हाँ, which as is per fixed by the fixed by the RBI. Okay. CRR is another method to check inflation और मतलब liquidity और ये सब चीज़ें ना। CRR reduce होता है तो basically the RBI releases funds, it comes to the bank in turn send it to the market। तो मतलब liquidity और आपके inflation check करने के CRR is another tool। So we end our session over here and thank you for your special time, sir. Thanks.